जय हिंद दोस्तों। आकाश अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। अब हमें पढ़ना है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। तो आइए देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। देखिए, इसका कहने का मतलब बोले जाते हैं उसके आधार पर व्यंजन के विसर्जनीय नाम कंठ। पहला होता है, ठीक, पहला हमारा होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अकुह जो अ है, अ से हो जाएगा हमारा अ आ, ठीक। तो लिख लेते हैं हम अकुह विसर्जनीय नाम नाम कंठ। अ से हमारा हो जाएगा अ या आ, ठीक। कु से हो जाएगा क वर्ग, ह से ह और विसर्ग से अ, ठीक। तो यानी अ से हमारा अ हो गया, कु से हमारा क वर्ग, क वर्ग में जितने भी आते हैं हमारे क ख ग घ अंग, ठीक। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इन सब को हम लिख लेते हैं ऐसे अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऐसे, 9 में से हमारे क्या है? 6 क्या है? व्यंजन है जिनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और 3 क्या है? 1 2 3 और 3 क्या है? स्वर है, ठीक। 2 स्वर और 1 अयुग्मा, ठीक। आ क्या है? स्वर है। क्या है? अयुग्मा है। चलिए दूसरा आते हैं हम। हमारा दूसरा हो जाएगा, दूसरा होता है ट्रिक होता है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। देखिए, ई से हमारा हो जाएगा छोटी ई और बड़ी ई। चू से, चू का मतलब हो जाएगा च वर्ग। च वर्ग में जो आते हैं च, छ, ज, झ, य से हमारा य और स से क्या हो जाएगा? स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ठीक। जैसे देखिए ई ई च, छ, ज, झ, य और श। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। जिसमें से हमारे 2 स्वर हो गए, अब बाकी जितने बचे क्या है? ठीक, व्यंजन है। अगला आते हैं हम। तीसरा हमारा हो जाएगा, तीसरा ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा, ठीक। देखिए, तालु व्यंजनों को यानी जो च को जब उच्चारण करेंगे तो हमारे जीभ जिस भाग को टच करेगी वही क्या होगा? तालु होगा। तो च, च का उच्चारण करिए तो देखिएगा हल्का सा जो जीभ ऊपर जो होता है, जो गड्ढा वाला भाग होता है, वहां पे जीभ टच कर रही है तो वही क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। इसके बाद हमारा मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा, री का उच्चारण करिए, री 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 का उच्चारण करेंगे तो जब च का जहाँ उच्चारण कर रहा था उसके थोड़ा सा नीचे के और जीभ हमारे भाग को टच कर रही है, वही क्या कहलाता है? मुर्दा। देखिए, री हो जाएगा। उसके बाद टू, टू मतलब ट वर्ग, ये र और ये षटकोण स। ट वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ड़। ट, ठ, ड, ढ, ड़। देखिए, री क्या हमारा स्वर है। ट वर्ग में हमारे जाएंगे ट, ठ, ड, ढ, ड़। और क्या है हमारा? र और षटकोण स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 क्या है? 8 क्या है? टोटल वर्ण कितने? 8 हैं, जिसमें से एक स्वर है, बाकी 7 क्या है हमारे?
व्यंजन है जिनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। तब एग्जाम में आपसे पूछेगा, विकल्प पूछेगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, या 4 गो विकल्प दे देगा आपसे, उसमें से कोई एक विकल्प होगा जिसका उच्चारण क्या है, मूर्धा है। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा वर्ण जिनका उच्चारण क्या है, तो मूर्धा होगा। तो याद रखिएगा कि यही हमारे वर्ण हैं, री, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, र और स, षटकोण स। ठीक, इन्हीं के बस यही है जिनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। नेक्स्ट आते हैं चौथा, ऋतु लक्षणाम दंता। ऋतु लक्षणाम दंता। दंता का मतलब दांत। ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं या स्वर हैं जिनका उच्चारण दांत से होता है ना। दांत से कहने का मतलब ये नहीं कि दांत से बोले जाते हैं, इनका दांत, जिनके बोलने में दांत दांत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी बात करते हैं। देखिए, लिट से क्या हो जाएगा, ली, तू से त वर्ग, ठीक, ल से ल और स से श, ठीक। त वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, त, थ। त वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, त, थ, द, ध और न, ठीक। त, थ, द, ध, न, ये सब क्या है, इन सब का उच्चारण क्या है, दांत है। क्योंकि जब हमारे इन सबको बोलते हैं, इन व्यंजनों को जब हम बोल रहे हैं, तो हमारी जीभ जो है दांत को स्पर्श कर रही है, इसलिए इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। ठीक, तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से हैं। लरी हो गया, त, थ, द, ध, न, ल और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दंता है। अब देखिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक ऊपर हमारा बड़ा सा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया और छोटा सा हो गया, ठीक। इन्हीं सब में से कुछ ही चार का विकल्प बना के आप लोग को दे देगा, ठीक। अब पूछेगा कि इनमें से कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। तो हम क्या बताएंगे, छोटा सा। छोटा सा का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा उपयुप मध्यानि नाम ओष्ठ। उपयुप उपयुपध्या पद्यमानानाम मानानाम उपयुपध्यानाम ओष्ठ। ओष्ठ, देखिए, ऊ से क्या हो जाएगा हमारा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी ऊ से क्या हो गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और पू से हमारा हो जाएगा प वर्ग। प वर्ग में जितने आएंगे हमारे कौन कौन से आते हैं, प, फ, ब, भ, म। उ प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है भाई, ऊठ है। तो लिख लेते हैं उ प फ ब भ म, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। अरे प फ प प को बोल के देखिए, इसमें हमारे दोनों होठ क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट अगली हेडिंग आती है, अगला हो जाएगा हमारा वकारास्य दंतोष्ठम। वकारास्य दंतोष्ठम, वकारास्य वकारास्य दंतोष्ठम। देखिए, वकारास्य दंतोष्ठम का मतलब होता है कि व का जो उच्चारण होता है वो दांत और ओठ से होता है। तो लिख दे रहे हैं, व का उच्चारण क्या है, दांत और ओठ, ओष्ठ, ठीक। व का उच्चारण स्थान क्या है, दांत और ओठ। ये सब हमारे महत्वपूर्ण ट्रिक हैं, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं, सातवां हो जाएगा ए दै तो कंठ तालु। ए दै तो कंठ तालु, देखिए, ए दै तो कंठ तालु। ए दै तो मतलब ए का जो उच्चारण स्थान होता है, यानी ए और ए। ए और ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और तालु से होता है। ए और ए का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है, कंठ और तालु से होता है। और जो व का उच्चारण स्थान होता है वो दांत और ओठ से होता है, ठीक। इसी का एक और भाग बचता है ओदौ तो कंठोष्ठम। ओदौ तो ओ ओदौ तो ओदौ तो कंठोष्ठम।
कंठोष्ठम या कंठोष्ठम। ठीक। ओ दौ तो, ओ दौ तो मतलब जो ओ और औ का, ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और ओठ होता है या ओष्ठ होता है। ठीक। ओ दौ तो कंठ ओष्ठम, ओ दौ तो कंठ ओष्ठम, तो ओ औ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और ओठ हो गया। इसी में एक नोट करके लिख लीजिएगा कि ह को क्या कहते हैं, इसको हम काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, काकल्य व्यंजन। ठीक। या कहीं कहीं इसी को दे देगा अलजिह्वा, अल जिह्वा। ठीक। चलिए तो हम देख लेते हैं। तो इसके आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजन के कितने भेद हो गए हमारे, 8। ठीक। तो पहला हमारा था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक। अकुह मतलब अ का उच्चारण क्या, अ हो गया, कु का कवर, कवर में कौन कौन से, क ख ग घ अंगा। ठीक। ह हो गया, अविसर्जन में कौन सा आ जाएगा, अ। तो इसमें हमारे क्या दो स्वर हो गए, कौन कौन से, अ आ स्वर हो गया, जिनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक। उसके बाद क से लेके अंगा तक, ह तक उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, क्या है, व्यंजन है। एक हमारा हो गया अयोगवा। ठीक। अकेले है तो क्या कहलाएगा ये, विसर्ग, और जब अंग और अह साथ में रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, अयोगवा। ठीक। इसके बाद दूसरा हमारा था इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, जहाँ पे ई और ई का उच्चारण स्थान क्या था हमारा, तालु था। ठीक। च छ ज झ य और श का उच्चारण स्थान क्या था, तालु, जिसमें हमारे दो स्वर थे और बाकी सब क्या है, व्यंजन है। ठीक। उसके बाद ऋतु रसनाम मूर्धा था, जहाँ पे री का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अब बाकी जितने बचे सबका और सब क्या हो जाएंगे, व्यंजन, तो इनका उच्चारण भी क्या है, मूर्धा। ऋतु, इसका उच्चारण क्या था, मूर्धा था। ठीक। इसलिए क्या हो जाएंगे हमारे, मूर्धा। ठीक। तो री एक अकेला क्या है, इसमें स्वर है, बाकी सब क्या है, व्यंजन है। इसके बाद हमारा था लृतुलसनाम दंता। ठीक। लिशुलसनाम दंता, तो लिरी क्या है हमारा, व्यंजन। उसके बाद जितने बचे सबका हमारे, जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दांत होता है, जिसमें दांत की, जिनको बोलने में या दांत की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक। उसके बाद आ गया उपयुक्त मध्यान्ह नाम ओष्ठ। उपयुक्त मध्यान्ह नाम ओष्ठ, तो ऐसे कौन कौन से व्यंजन या स्वर हैं जिनको बोलने में हमें होठों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए तो वो होते हैं उ होता है, फिर प फ ब भ म होते हैं। ठीक। जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, बोलने में होठों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद आ जाएंगे हम वकारास्य दंतोष्ठम। व का उच्चारण कहाँ से होता है, दांत और ओठ से होता है। फिर उसके बाद एदय तो कंठ तालु, ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ और तालु से होता है। फिर उसके बाद उदौ तो कंठोष्ठम, उदौ तो कंठोष्ठम, तो ओ औ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कंठ और ओठ होता है। ठीक। फिर नोट में हमने लिखा है कि ह को क्या है, काकल्य व्यंजन है। ठीक। इसे अलजिह्वा भी कहते हैं। ठीक। अगर पूछ दे का कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो ह का उच्चारण स्थान क्या है भाई, कंठ है। ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्यंजन होते हैं जो हमारे उचित व्यंजन होते हैं, ड और ढ। ढ की पहचान कैसे की जाती है, की पहचान। ठीक है। या इनके लिए, इसके नीचे बिंदी कब लगाई जाती है, कब बिंदी नहीं लगाई जाती है, पर विशेष नियम, विशेष नियम। ठीक। ड ढ की पहचान पर विशेष नियम या पहचान की विशेष नियम, बात एक ही है। चलिए देखिए, देखिए हमने कहा है यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में किया जाए। ठीक। यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में किया जाए तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगती है। ठीक। हम डेफिनेशन के साथ लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने कहा भाई कि यदि ड और ढ का प्रयोग, ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ प्रारंभ में किया जाए, प्रारंभ में किया
जाए तो ड और ढ के नीचे, ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती है, नहीं लगती है। ठीक है भाई, हमने कहा कि यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के शुरू में किया जाए तो उनके नीचे क्या होती है, बिंदी नहीं लगती है। जैसे डमरू, डमरू, डमरू के नीचे बिंदी नहीं लगती है। हमारा ढोलक हो गया, ढोलक के नीचे बिंदी नहीं लगती है। डाकिया हो गया, डाकिया के नीचे बिंदी नहीं लगती है। ठीक, डोर हो गया, डोर, डोर के नीचे भी बिंदी नहीं लगती है। डफली हो गई, ठीक, इसके भी नीचे बिंदी नहीं लगती है। ठीक, तो जब याद रखिएगा कि जब किसी शब्द के शुरू में ना, किसी शब्द के शुरू में ड और ढ आ जाए तो उनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। दूसरा नियम देख लेते हैं, हमारा दूसरा नियम क्या होता है, इनके पहचान का विशेष नियम क्या होता है। देखिए, हम देखिए, यदि ड और ढ से पहले अनुस्वार आ जाए तो, ठीक, यदि ड और ढ के पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। अनुस्वार किसको कहते हैं, देखिए, जब हमने कहा अनुस्वार, जब अंग और अ की बात एक साथ की जाए तो ये क्या कहलाएंगे, अयोगवाह कहलाएंगे। ठीक, अयोग वाह कहलाएंगे। जब अंग और अह को एक साथ कहा जाए तो इन्हें कहा कहेंगे, ये कहलाएंगे अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहलाते हैं, इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। लेकिन हम जब अकेले अंग की बात करेंगे तो अंग क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा, और हमारा अह क्या कहलाएगा, विसर्ग कहलाएगा। और अ को क्या कहेंगे हम, विसर्ग, और अह को क्या, अंग को क्या कहेंगे, अनुस्वार कहलाएंगे। लेकिन जब इन्हीं दोनों को हम एक साथ नाम लेंगे तो ये दोनों एक साथ क्या कहे जाएंगे, अयुग्मः कहे जाएंगे। ठीक, तो हमने कहा यदि ड और ढ का, ड और ढ से पहले, ढ और ढ से पहले अनुस्वार, अनुस्वार मतलब अंग आ जाए तो, आ जाए तो, आ आ जाए तो, आ जाए तो ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती। ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती है, नहीं लगती है। हमने कहा भाई कि यदि ड और ढ से पहले अनुस्वार आ जाए तो इसके नीचे बिंदी नहीं लगती है। जैसे, जैसे, जैसे देखिएगा, खंड, जैसे खंड, हमने क्या किया भाई, खंड। देखिए, तो ड और ढ से पहले क्या आ गया, अंग आ गया, तो ड के नीचे क्या होगी, बिंदी नहीं लगेगी। पंडित, पंडित, ठीक, तो ड के नीचे क्या होगा, बिंदी नहीं लगेगी। पंडाल, पंडाल, बिंदी नहीं लगेगी। ठीक, चलिए, फिर हो जाएगा चांडाल, पांडाल, चांडाल इत्यादि। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं इसके नियम, और एक दो तीन है, देख लेते हैं हम इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए, देखिएगा, अब देखिए, यदि ड और ढ से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो, ठीक, यदि ड और ढ से पहले अधूरा पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन से, यमगणना, अंगा, य, ड़, न और म। हमने कहा भाई कि यदि ड और ढ से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमने कहा यदि ड और ढ से पहले अधूरा पंचम वर्ण, पंचम वर्ण में कौन कौन से, अंगा,
य ड़ न म आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है, नहीं लगती है। इनके नीचे, इनके मतलब ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती है। ठीक, चलिए अब पंडित को ऐसे लिखा है तो हम ऐसे लिख लेते हैं पंडित को, जैसे पंडित। ठीक, जैसे पंडित को, जैसे दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक, पांडा होता है, पांडा होता है, खंड होता है, ठीक, पांडाल होता है और चांडाल होता है इत्यादि। इनके नीचे क्या होगा, बस इतना याद रखिएगा, यदि ड और ढ के से पहले कोई अधूरा वर्ण आ जाए, अधूरा मतलब होता है आधा, आधा वर्ण आ जाए तो ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती है। ठीक, नेक्स्ट नियम आते हैं। अगला नियम हमारा हो जाएगा चौथा। चौथा देखिए, चौथा नियम होता है कि यदि ड और ढ का प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ठीक, देखिए हम कह रहे हैं कि यदि ड और ढ से पहले तत्सम 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 या संस्कृत भाषा के शब्द आ जाए तो तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्द आ जाए तो ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती है। या कह सकते हैं कि जिन शब्दों में जिन शब्दों में ड और ढ हो, ठीक, या जिस तत्सम शब्दों में ड या ढ हो उनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। जैसे सडानन, जैसे लिख लेते हैं सडानन, जैसे सडानन। तो सडानन क्या हमारा तत्सम शब्द है। ठीक, तो तत्सम शब्द में क्या हो गया, ड आ गया, ठीक है, तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। ढक्कन ढ भी आ जाएगा तो उसके नीचे बिंदी नहीं आ जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। लास्ट है हमारा, यदि ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी या विदेशी भाषा के साथ के शब्दों में प्रयोग हो तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। ठीक, देखिए हम सीधा सा लिख लेते हैं कि यदि ड और ढ, यदि ड और ढ का प्रयोग विदेशी भाषा के साथ किया जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। ठीक, तो कह रहा है कि यह जितने भी अंग्रेजी या जितने भी हमारे विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, अगर उनमें ढ आ गया तो उनके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। जैसे रोड, रोड है, रोड है हमारा, तो रोड के नीचे बिंदी नहीं लगेगी। ठीक, क्राउड, क्राउड देख लीजिए, क्राउड में बिंदी नहीं लगेगी, साउंड में बिंदी नहीं लगेगी। ठीक, साउंड में बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा प्राउड, प्राउड में बिंदी नहीं लगेगी, ग्राउंड में बिंदी नहीं लगेगी। ठीक,
तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि ड या ढ का प्रयोग किसी विदेशी भाषा के साथ हो तो उनमें क्या होता है कि उनके नीचे बिंदी नहीं लगती है, और बाकी जैसे इनका प्रयोग हो तो उनके नीचे बिंदी क्या